चलिए डॉक्टर साहब, आप देख लीजिए अब शुरू। आप हाँ, बच्चे सिलेबस आ आपके गए, सामने सारे लोग आ गए। लगभग आ चुके हैं। अच्छा, आप जा रहे हैं क्या, यहीं पे हैं? नहीं नहीं, मैं भी हूँ यहीं पे। ठीक ठीक। बच्चे दिख नहीं रहे एक्चुअली मुझे। अच्छा, स्वाइप, आप जिस डिवाइस पे हो हम्म। स्वाइप करना पड़ेगा आपको, राइट या लेफ्ट। ओके, ठीक। चार कितने, दो लोग दिख रहे हैं मुझे अभी। बाकी सबकी वीडियो ऑफ है। ओके हाँ ओके, ठीक है। तो सारे लोग आ गए, शुरू करें? जी बिल्कुल। ठीक है, अपनी वॉइस उधर से ऑन रखिए, क्योंकि इस पेपर का आंसर मुझे आप ही से लेना है, आपको समझाना नहीं है, आपसे ही लूंगा। क्योंकि आपको ये सारा कुछ पता है, बट इसके जो वर्ड हैं वो इतने टफ हैं कि आप उनको पहली बार सुन रहे हैं। ये पूरा पेपर आपकी लाइफ में आप इसको जीते हैं रोज, तो इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है ना। आपकी पहली यूनिट है शायद शोध अनुसंधान। ठीक है ना, उसका फर्स्ट टॉपिक है अनुसंधान है। तो अनुसंधान का आप क्या मतलब समझते हैं अपने जीवन में? मतलब आपको एक कॉमन मीनिंग पता होगा, क्या मतलब है रिसर्च? नई इसको चीजों बोल। को खोजना। हाँ, बोलिए। नई चीजों की खोज करना। ओके, ठीक है। आप? तो जो भी देखते रहते हैं रोज उसी पे रिसर्च करते रहते हैं, कोई अनुभव होता है अनुभव पे रिसर्च करना, कोई जो हमारे लाइफ में हो चुका है। ठीक ठीक। ओके, सामान्य भाषा में इसका यही मीनिंग है। बट अगर हम इसमें जाएंगे, अनुसंधान मैथोलॉजी में जाएंगे, तो इसका थोड़ा सा अर्थ अलग है। देखिए, रिसर्च को बोलते हैं गवेषण हिंदी में, शोध, अन्वेषण, ये तीन शब्द हिंदी में इसके लिए प्रयोग होते हैं। अन्वेषण का मतलब है ऑब्जर्वेशन। हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उसको देखते हैं कि ये क्या है, तो उस जिज्ञासा से हमें रिसर्च पैदा होती है, उस क्वेरी से। हम्म। तो रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बनता है, री प्लस सर्च। री माने होता है दोबारा, और सर्च माने खोज। यानी हम कोई नई खोज कभी भी नहीं कर सकते, वो सब खोज हो चुकी है, हमें अब पता चलता है। तो जिस चीज का हमें अब पता चल रहा है वो हमारे लिए तो खोज हो गई, क्योंकि हमें पहली बार पता चल रहा है, पर वो हो चुकी है। तो जिस चीज की, जिन तथ्यों की, जिन आंकड़ों की हम हमें अभी पता चला है, बट वो हो चुकी है, रिसर्च हमारे लिए वो दोबारा खोज है, करने वालों ने पहले कर दी। तो उस शब्द को बोलते हैं रिसर्च। यानी क्या परिभाषा हुई रिसर्च की? तथ्यों की खोज। ये परिभाषा बनती है रिसर्च की, हम तथ्यों को खोज रहे हैं। और मानव विकास का जो इतिहास है वो सारा खोज पे ही निर्भर है। पहले आदि मानव था, आदि मानव से पत्थरों के हथियार बनाए। जो समस्याएं आती हैं उनको हम आसान करने के लिए जो भी करते हैं वो सब खोज है। अब आपको जैसे इस पेपर को पढ़ने में समझ प्रॉब्लम आई, तो आप मुझसे जुड़े, मनोज जी से जुड़े। आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी जीवन में, तो आपने योग करने की कोशिश की, तो योग के द्वारा आप मनोज जी से जुड़े। तो ये उस समस्या का हल ढूंढने के लिए हम जो भी करते हैं वो सब कुछ रिसर्च है, सब कुछ खोज है। समझे? क्लियर हो गया ना खोज की परिभाषा? तो ये शब्द बनता है। अब इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जो विदेशियों ने क्या किया कि इसको रिसर्च नाम दिया, बट ये उनका दिया नाम है। अब इसको ये लिखना मत, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। देखिए, रिसर्च जो ओरिजिनल वर्ड है वो लैटिन के रिसर्चन शब्द से आता है। ये जर्नली बुक में नहीं मिलेगा ये डेटा आपको। रिसर्चन का मतलब होता है ऋषि, जो महर्षि वाले ऋषि थे इंडियन, ऋषि प्लस अर्जन, जो उन्होंने अर्जित किया, जो इकट्ठा किया। यानी ऋषियों के पास जो था वो सब हमें पता चलना रिसर्च है। ये जो विदेशी थे इन्वेस्टर, जो शोधकर्ता, उन्होंने इसको छिपा लिया। तो रिसर्चन का ओरिजिनल मतलब है ऋषियों का खोज की हुई नॉलेज। इसको आप मत लिखना है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। रिसर्च के बारे में वही लिखना है, तथ्यों की दोबारा खोज। अब ये आपका टॉपिक अगला क्या है?
शोध का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। हाँ, विशेषताएं तो विशेषताएं आ गई ना। देखिए, जब हम कोई प्रयोग करते हैं, हम रिसर्च करते हैं या हम किसी चीज की खोज करते हैं, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, नहीं तो वो शोध नहीं कहलाएगा। क्या होना चाहिए? रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, चुना गया। इस 5 से 6 इसके विशेष कैरेक्टर होते हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं आप रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये क्रमबद्ध होना चाहिए, सिस्टमेटिक। ये नहीं कि कोई चीज। ये आप लोगों को पीएचडी में काम आएगा सब, ये आपकी बुनियाद बनी है पीएचडी की। ये पूरा पीएचडी में ही, पीएचडी का ही पेपर है, ये पीएचडी में ही पढ़ाया जाता है। ये तो इन्होंने पता नहीं क्यों लगा दिया इसमें, ये पीएचडी वाले पढ़ते हैं इसको। दूसरा इसका, ये क्या, क्रमबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक। ये नहीं कि कोई चीज पहले लिख दी। ये जैसे आप खाना बनाते हैं ना, तो एक सिस्टम से मसाला डालते खाने में। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई प्याज बाद में डाल दी या ऑयल बाद में, तो सिस्टम से आप बनाते, उस सिस्टम का नाम है क्रमबद्धता। तो रिसर्च क्रमबद्ध होनी चाहिए। और प्रकृति की थी, यानी रिलीवेंट होना चाहिए। इसमें एक क्वालिटी होती है रिलीवेंट होना, शोध हमेशा रिलीवेंट हो। और क्या है, तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल। ऐसे ही किस्से कहानियों की तरह ना हो, उसमें लॉजिक होने चाहिए शोध। और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, साइंटिफिक रीजन भी होना चाहिए, तब कोई शोध शोध कहलाएगा। लिख लो आप। और क्या होना चाहिए, यथार्थता का गुण, यानी ट्रूली होनी चाहिए, यथार्थवादिता होनी चाहिए शोध में। समय और नॉलेज तो पूरी लगे और समय कम लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज शुरू की कोई शोध और आपका पहुंच गए 20 साल। तो ये इसके विशेष गुण है। अब अगला टॉपिक बताएं क्या है। शोध के प्रकार। कौन सा प्रकार है पहला, कोई प्रकार दिए? दार्शनिक शोध। हाँ, दार्शनिक शोध। आपको क्लियर तो हो रहा है ना सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे तो क्लियर हो जाना चाहिए। हो रहा है क्लियर। देखिए, दार्शनिक शोध का मतलब है, आपने अभी पीछे मनोज जी ने पढ़ाया होगा फिलोसफी का, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया होगा, जैसे योग फिलोसफी सेकंड सेम में। तो दार्शनिक शोध का संबंध है फिलोसफी से। कितने दर्शन होते हैं? 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। चारवाक, बौद्ध और जैन तो आस्तिक दर्शन है। योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये आस्तिक दर्शन है। इन दर्शनों पे शोध करने को दार्शनिक शोध कहते हैं। तो दार्शनिक शोध में क्या क्या चीजें आ सकती हैं जिन पे हमें शोध करना है? देखिए, हमारे जीवन के कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, जैसे हम कौन है, जीवन क्या है, ये प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, जीव जंतु क्या है, हम क्यों पैदा हुए। इन सब चीजों के प्रश्नों का जब हम उत्तर लेने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जो रिसर्च करते हैं वो कहलाती है दार्शनिक शोध। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए जो भी किया जाएगा वो दार्शनिक शोध हो। अब दूसरा क्या है, अगला टॉपिक, इसमें और कुछ पूछना तो और डिटेल दूं। बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूं कि इनसे रिलेटेड जो भी शोध होंगे वो सब दार्शनिक शोध होंगे, दर्शनों से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर जो होंगे। बढ़िया। मनोवैज्ञानिक शोध एवं प्रयोगात्मक शोध। देखिए, मनोवैज्ञानिक शोध क्या होता है? मनोविज्ञान, आपने अभी मनोज जी ने कहा, उन्होंने पढ़ाया ही है। तो मनोविज्ञान का विशेष गुण क्या है, या आप बता सकते हैं कि नहीं, या फिर मैं बताऊं? मनोविज्ञान का एक विशेष क्वालिटी है, वो बताओ। किसी के मन को पढ़ना। हाँ, ये भी है। वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, ये भी है। देखिए, मनोविज्ञान का जो विशेष संबंध है, मनुष्य के व्यवहार की जो चीजें हैं, मनुष्य किस तरह व्यवहार करता है, उनसे संबंधित है।
और व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रियाओं में व्यवहार और एक मानसिक जो क्रियाएं चलती हैं जिसमें बीमारियां, भावनाएं, दुख, सुख, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये सब आते हैं, ये मानसिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का अध्ययन जिस प्रयोग में किया जाता है वह प्रयोग क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक प्रयोग। इसमें कौन कौन से सवाल उठ सकते हैं? मन क्या है, मन की वृत्तियां क्या है, ये मनोज जी ने आपको पढ़ाई दी है। मन की भूमियां क्या है, मन कैसे कार्य करता है, मन को शांत कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में जो भी अनुसंधान या रिसर्च करनी होगी वो सब मनोवैज्ञानिक रिसर्च में आता है। क्लियर हो गया? इस पेपर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शब्द इसके बहुत टफ हैं, बट ये बहुत आसान पेपर है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक शोध। हाँ, प्रयोगात्मक शोध, इसकी भाषा थोड़ी सी जटिल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, प्रयोगात्मक शोध, अब इसमें आपकी आगे जो यूनिट्स आएंगी उसमें एक टॉपिक आएगा चर। आप सिलेबस देखेंगे तो थर्ड यूनिट में कोई एक टॉपिक आएगा चर। तो इसका संबंध चरों से है। चर किसको बोलते हैं? वेरिएबल्स को। यानी आप और हम जो है ना, इस समय वेरिएबल्स हैं। हम जैसे 5 या 6 7 लोग हैं तो हम 7 लोग वेरिएबल कहलाए। तो जिन प्रयोगों में 2 वेरिएबल्स की रिसर्च की जाती है, यानी 2 लोगों के आपसी रिलेशन से, आपसी संबंध में जो शोध किया जाता है वो प्रयोगात्मक शोध है। ये शोध 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रयोगशाला में किए जाते हैं और एक क्षेत्र में, जो सामान्य, जो आपका लोग हैं, भीड़ है, कोई फील्ड है, स्पेशलाइजेशन है। तो प्रयोगशाला में जो शोध किए जाते हैं वो वैज्ञानिक की निगरानी में किए जाते हैं और दूसरा उनको वो व्यवस्थित करता है। यानी जैसे आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स पढ़ी होगी, तो लैब में आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। उसके पूरा सिस्टम होता है, जिस सिस्टम से आप काम करेंगे उस सिस्टम के जो शोध होते हैं वो प्रयोगशाला शोध में होते हैं। और दूसरा होता है फील्ड शोध। फील्ड शोध में आपका क्या होता है? जैसे आपको देखना है कि भाई मेट्रो में इतनी भीड़ क्यों है, सपोज करो, इस भीड़ को कैसे कम किया जाए। तो इस तरह की जिज्ञासाओं का जो उत्तर होगा वो फील्ड शोध में होगा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रयोगशाला में करने वाले और फील्ड में करने वाले। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? विशेषता ये होती है, ये एक, इसको कोई वैज्ञानिक या लैब एक सिस्टमाइज रूप में कर सकता है। आप उसको किसी भी तरह से नहीं कर सकते, एक सिस्टम के थ्रू कर सकते। अगला क्या है भैया मनोज जी? योग में शोध की आवश्यकता और महत्व। ओके, शोध की आवश्यकता और महत्व। देखिए, योग में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि योग के बहुत सारे जो तथ्य और फैक्टर हैं वो भी अनछुए हैं। जैसे हमें बहुत सारी चीजों पे अभी पक्का नहीं पता योग में कि ये कितना प्राचीन है, तो ऐतिहासिकता के संदर्भ में शोध हो सकती है, इसलिए इसकी जरूरत है। यानी ये कितना प्राचीन है, कब इसकी उत्पत्ति हुई होगी, कितने समय से ये चला आ रहा है, तो ऐतिहासिकता के संबंध में इसमें शोध की जरूरत है। दूसरा, मन के संबंध में, अभी योग है मन का विषय, तो मन के संबंध में अभी इतनी तथ्य अनछुए हैं जिनको हम जान नहीं पाए हैं अभी। तो दार्शनिक दिशा में शोध की जरूरत के लिए इसकी आवश्यकता है। तो दार्शनिक दिशा में क्या, मन क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, मन कैसे काम करता है,
इन सब के संबंध में इसकी आवश्यकता पड़ती है योग में। दूसरा, योग का चिकित्सीय पहलू, मतलब हठ योग, आसन से क्या कैसी चिकित्सा पड़ती है, कौन सी बीमारी किस तरह ठीक होती है, प्राणायाम हमारे मन पर कैसे प्रभाव डालता है, इन सबको मशीनों के द्वारा, फिर योगों के द्वारा सिद्ध करने की जरूरत है। अभी तो हम एक कहानी के रूप में पढ़ लेते हैं जी, प्राणायाम तत्र क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी प्राणायाम से अंधकार का आवरण दूर होता है। बट ये हमने किसी रिसर्च के थ्रू थोड़ी देखा है, ये तो योग सूत्र में पढ़ लिया। तो इसलिए इसमें रिसर्च की जरूरत है, इससे कैसे बीमारियां ठीक होती हैं, क्या इसमें शरीर में परिवर्तन आते हैं, प्राणायाम शरीर में करता क्या है, इस सब को सिद्ध करने के लिए हमें योग में इन अनुसंधानों की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया ना? कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए, होगा तो पूछ लें। जी, अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? समस्या। टॉपिक है समस्या। समस्या का स्वरूप क्या है, उस और उसके स्रोत तथा प्रकार। ओके, देखिए, समस्या आप सबके जीवन में होगी, इससे ये तो आपको स्वयं सिद्ध है, कोई ना कोई समस्या सामान्य जीवन में आती है। किसी को खाना बनाने में, किसी को पढ़ने में, किसी को बीमारियों की। तो समस्याओं का जो इतिहास है ना, वो हमारे जीवन में स्वयं सिद्ध है। हम उसको अपने जीवन में रोज अनुभव करते हैं, किसी ना किसी। अभी मैं आपको समझ रहा हूँ, आप मुझसे समझ रहे हैं, इंटरनेट में कोई कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो समस्या। तो समस्या हमारे जीवन की मूलभूत गुण है, इससे हम ग्रसित हैं और पीड़ित होते हैं। परंतु अनुसंधान वाले पेपर में समस्या क्या है, इसको कैसे हम परिभाषित करें? देखिए, तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी लाइन आती है, जिन समस्याओं का उत्तर हमें तत्कालिक ज्ञात ना हो, ऐसे प्रश्न समस्याएं कहलाते हैं। यानी मैं कोई आपसे ऐसा सवाल पूछ लूं जिसका उत्तर आपको इस समय ना पता हो, आपको खोजना पड़े, तो ऐसा जो प्रश्न होगा वो समस्या कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? जिन प्रश्नों का उत्तर हमें इस क्षण नहीं पता और हमें उसे खोजना पड़ेगा शास्त्र से प्रयोग करके, वो प्रश्न समस्या कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में कंपनियां बंद हुई, प्रोडक्शन कम हुए, तो कर्मचारियों की सैलरी तो उतनी ही जा रही थी, तो कंपनी को घाटा हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ और डिस्टरबेंस आई। तो इस समस्या का उत्तर हम हैंड टू हैंड नहीं दे सकते, कितना घाटा हुआ, किस वजह से हुआ, ये हमें खोजना पड़ेगा। तो उसका एक उदाहरण ऐसा भी है। तो अगला टॉपिक क्या है? समस्या के स्रोत। स्रोत तथा प्रकार। देखिए, स्रोत का मतलब है समस्या किन किन चीजों से उत्पन्न हो सकती है, उसके सोर्स क्या है। आप बताएं जरा, किन किन चीजों से हो सकती है, आप भी जानते हैं इस चीज को। किन किन चीजों से समस्या पैदा हो सकती है? हो सकता है किसी को मनोज जी से समस्या हो, ये एडमिशन तो कर लिया, सही नहीं पढ़ा रहे, बट वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके कहाँ से पैदा होती है समस्या? मन से, मन से सर। मस्तिष्क से, है? कहाँ से पैदा हो सकती है? जो भी चीज सर हमें नहीं अच्छा लगता है वो हमारे लिए समस्या ही है। नहीं, वो तो मन का कारण है, हाँ, मन से पैदा होती है। जो दुख हमें अच्छा नहीं लगता वो हमारे लिए समस्या होती है। अनुकूल वेदनियम दुखम। देखिए, कहाँ से पैदा हो सकती है? वातावरण से। जो तीन मुख्य स्रोत हैं इसके, वातावरण से,
प्रकृति से। अब प्रकृति का तुमने पिछले रूप देखा, 5-6 दिन बारिश बारिश बारिश, तो ना आप ब्रेड ला पाए, ना दूध ला पाए, और ना घर की जरूरतों के सामान के लिए बाहर जा पाए। तो क्या प्रकृति से पैदा हुई। मन एक स्रोत है, मन से समस्याएं पैदा होती है। अब मैं आपको समझा रहा हूं जैसे, तो मैं इस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ बन के समझा रहा हूं, तो मैं कोई ऐसी बात आपको समझा दूंगा जिसका आपको नहीं पता और आप उसको सोचने के लिए मजबूर हो जाए। तो विशेषज्ञ भी एक स्रोत है, विशेषज्ञों के सुझाव समस्या का एक स्रोत। जैसे आप डॉक्टर पे गए, ईएनटी स्पेशलिस्ट पे, विशेषज्ञ, उसने कह दिया भाई ये करो ऐसा, ये प्रॉब्लम है, तो आपके लिए एक समस्या खड़ी होगी। तो विशेषज्ञ से भी समस्या पैदा होती है। पाठ्य पुस्तकों से आप कोई साहित्य अध्ययन कर रहे हैं, आपने ये पुस्तक पढ़ी, उसका कोई उत्तर समझ में नहीं आया, तो ग्रंथों एवं पाठ्य पुस्तकों से समस्या पैदा होती है। जहां से समस्या पैदा होती है वो समस्या के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है ना, स्रोत माने सोर्स। पता चला किसी पति को किसी पत्नी से और किसी पत्नी को पति से समस्या, तो स्रोत हो गए एक दूसरे के। इसके द्वारा तू मेरी टेंशन का कारण है, तो ये स्रोत होते। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला टॉपिक क्या है, समस्या के प्रकार। प्रकार, समस्या के प्रकार। हाँ देखिए, समस्या के 2 प्रकार हो सकते हैं, वो आपको भी पता है। बताएं कौन कौन से हो सकते हैं। सामान्य भाषा में आपको जरूर पता है। सर, जो हमारे अंदर से आती है, हमारे बाहर से। ये तो स्रोत हो गए, ये तो समस्या के स्रोत हो गए। अंदर एक स्रोत है, बाह्य बाह्य में मैंने प्रकृति और वातावरण लिखाया है, और अंदर में मन लिखाया है। समस्या के प्रकार, एक को तो आप हल कर सकते हैं, भाई पति से कितनी भी खटपट हो छोड़ तो नहीं सकते, तो एक तो ऐसी अनसोल्वेबल है जिसका उपाय है, और एक का उपाय नहीं मिल सकता डायरेक्ट। तो एक है समाधेय समस्या, जिसका समाधान हमें मिल सकता है, सोल्यूबल प्रॉब्लम। इसका संबंध किससे है, ऐसे प्रश्नों से जिनका उत्तर हमें तत्क्षण पता है। अब जैसे आपके बच्चों ने पूछा, मम्मी या पापा नमक कहाँ रखा है, उदाहरण के तौर पे, तो आपको पता है, आपने एक क्षण में आंसर कर दिया। यानी जिसका आंसर आप एकदम दे सकते हो, उसको एकदम सोल्व कर सकते हो, उसको बोलते हैं समाधेय समस्या, यानी सोल्वेबल प्रॉब्लम। दूसरी होती है असमाधेय समस्या, अनसोल्वेबल प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि इसका हमें सॉल्यूशन मिल ही ना सके, एकदम नहीं मिल सकता, हमें खोजना पड़ेगा। इसका संबंध उन प्रश्नों से है कि जिनका संबंध, जिन प्रश्नों का उत्तर हमें खोजना पड़ता है, हम एकदम नहीं दे सकते तुरंत प्रश्न पूछने के बाद। इसको बोलते हैं अनसोल्वेबल प्रॉब्लम या असमाधेय समस्या। अब जैसे आपके बच्चे ने पूछा कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, तो आप एकदम इसका उत्तर नहीं कर सकते, आपको खोजना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना। अगला टॉपिक क्या है मनोज जी। वैज्ञानिक समस्या की विशेषताएं। अच्छा, देखिए, एक तो सामान्य समस्या थी जो घरेलू है, एक वैज्ञानिक समस्याएं। वैज्ञानिक समस्याएं किन चीजों से पैदा होती हैं, जो जीवन संबंधी, जो जीवन है, आविष्कार है, जीवन को आसान बनाने के लिए जो हम आविष्कार करते हैं, मशीनों का, दवाइयों का, खेल कूद का, उन समस्याओं में जो हमें प्रॉब्लम पैदा होती हैं, उन समस्याओं की एक विशेषता होती है कि वो कैसी कैसी होनी चाहिए समस्या। यानी हम हर किसी चीज को समस्या नहीं कह सकते। अब आपका नहाने का मन नहीं है आज ठंड में, तो आप इसको समस्या नहीं कह सकते। उसमें एक गुण होना चाहिए जिसको हम समस्या कहेंगे। तो किस तरह के प्रश्नों में क्या गुण है जिनको हम समस्या कह सकते हैं, उसकी विशेषताएं कहलाती। कौन कौन सी विशेषताएं होती है समस्याओं में, जिस प्रश्न में हल करने के लिए तर्क का सहारा लिया जाए,
लॉजिक यूज किया जाए, वह प्रश्न समस्या, उसमें गुण होना चाहिए, यानी समस्या में तर्क का गुण होना चाहिए। समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसका हल संभव हो, जिसका सॉल्यूशन हम ढूंढ सकें, ये समस्या का एक गुण है। समस्या स्पष्ट होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, ये भी उसका एक गुण है। कई बार हमें पता चलता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे ही नहीं पता, तो आपके दिमाग में समस्या तो है बट आप ही को नहीं पता होता। तो प्रॉब्लम कंफ्यूजन वाली ना हो, क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम। तो स्पष्टता एक गुण है उसका, क्लियरिटी। समस्या स्पष्ट होनी चाहिए। और क्या गुण है? समस्या विषय केंद्रित हो, सब्जेक्ट पे फोकस किए हुए हो, इधर उधर दाएं बाएं उसके आसपास की ना हो। यानी आपको पेट में दर्द है तो समस्या पेट के दर्द पे केंद्रित होनी चाहिए उसके चिकित्सा पे। सही, एक गुण है इसका केंद्रीकरण, समस्या केंद्रित होनी चाहिए। और अंतिम गुण क्या है? समस्या के बाद समस्या में उत्तर का स्पष्टीकरण बहुत क्लियर हो। जो समस्या के बाद रिजल्ट आया, जो उत्तर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्टीकरण। यानी समस्या उत्तर को स्पष्ट करती है, ये एक गुण है। आगे अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? समस्या के चयन में ध्यान देने वाली बातें। हाँ, ठीक है। जब हम किसी समस्या को चुनेंगे, मान लिया आप आप पीएचडी में इनरोल हो गए, ये पीएचडी से संबंधित सवाल है, थोड़ा सा अलग से समझ। आप पीएचडी में आपका नाम आ गया, आप रजिस्टर्ड हो गए, इनरोल हो गए। अब आपको सिनॉप्सिस लिखनी पड़ती है पहले। सिनॉप्सिस माने आपको एक प्रॉब्लम चुननी पड़ती है कि हम किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसको, उस रिसर्च को चुनते समय, उस टॉपिक को चुनते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो कहलाती है समस्या चयन में देने वाली सावधानी या ध्यान की बात। समस्या का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक लाभ करता हो। अब अफगानिस्तान की तरह नहीं होना चाहिए, बंदूक तेज कैसे चलेगी, वो समाज का कोई लाभ नहीं कर रहे। समस्या का चयन ऐसा हो जिससे समाज का लाभ होता हो, आपका अपना लाभ भी होता हो और समाज के उपयोगी हो। इस समस्या का चयन करना चाहिए जिस समस्या का उद्देश्य हमें ज्ञात हो, कि हम क्यों करने जा रहे हैं ये सोल्व, उसका हमें एम पता हो। जिसका हमें एम ना पता हो वो समस्या को चयन नहीं करना चाहिए कभी भी सोल्व में। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं कि क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। समस्या का शीर्षक स्पष्ट हो, जो आप शीर्षक ले रहे हैं, जो आप मेन टॉपिक का नाम रख रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। समस्या में जो हम टॉपिक ले रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए इस पे पहले कार्य ना हुआ हो, और यदि हुआ हो तो आपकी नॉलेज में हो। समस्या के चुनाव का विषय विवादास्पद नहीं होना चाहिए। यानी वो विवादों में खड़ा ना हो जाए। ये जहां तक क्लियर हो गया होगा मनोज जी पेपर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया क्लियर हो गया, मेरी भी समझ में आ गया है पूरा पेपर। देखिए, मैं आपको इस पेपर को, मैं मनोज जी हम साथ ही पढ़े हैं,
हम हाँ दोनों भैया, आप 2 साल सीनियर एक है जगह मुझसे। से हैं और एक ही घर के हैं, ऐसा समझ लीजिए, एक ही जगह से हैं। वैसे तो ये पेपर एमए में लगाना नहीं चाहिए, बट अब उन्होंने लगा दिया है तो अलग बात। इस पेपर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं इस पेपर के बारे में आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ आगे जो आएंगे, क्योंकि हम 5 संडे आपके साथ रहेंगे, ठीक है। 4 यूनिट, एक यूनिट को एक संडे में हम कवर करेंगे। जो 3rd यूनिट तक है, और 4th यूनिट में होगा आपका सांख्यिकी, स्टैटिक्स होगा। स्टैटिक्स का अर्थ, यहां तक आपकी थ्योरी है। इसके बाद जो 4th यूनिट का हाफ पार्ट है वो आपका न्यूमेरिकल बेस है, और जो 5th यूनिट का हाफ पार्ट है वो आपका थ्योरेटिकल बेस है, टी परिमापन, टी मैपिंग जो है। अब एक यूनिट से 2 सवाल बनते हैं मोस्टली, तो आप न्यूमेरिकल में मत जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल इतने कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। मीन, मीडियन, मोड, 4 चीजें न्यूमेरिकल में है। तो मीन, मीडियन, मोड निकालने की 4 विधियां हैं, यानी 4 फॉर्मूले लगेंगे, और सवाल आएगा 10 नंबर का। अगर आपसे एक गलती हो गई, या तो 10 नंबर गए या आए। बट इसके निकालने का मेथड बहुत लॉन्ग है, यानी आपका आधा घंटा निकाल खत्म कर देगा एक सवाल। और आपसे इसमें पॉइंटों की भी गलती पकड़ ली जाती है स्टैटिक्स, यानी इसके आंसर पॉइंटों में चलते हैं। और इसको पढ़ने के लिए आपको एक ग्राफ अवेलेबल कराया जाएगा, बारंबारता होती है पीछे, बहुत बारीक होती है। उसको पढ़ने में ही आपको 20 मिनट लगेंगे कि ये कहाँ से लिखना है, वो आपको एग्जाम में दी जाती है। तो मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। आपको मानना ना मानना तो आपका है। आप उस क्वेश्चन के एक पार्ट में उसी यूनिट से थ्योरी भी आएगी, आप उस थ्योरी को अटेम्प्ट कर लेना। कम से कम 20 में से 15 तो मिल ही जाएंगे, नहीं तो 10 के 10 गए या 10 के 10 आए। ये मुझसे आप बता देना, मैं न्यूमेरिकल भी पढ़ा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक विधि तो बहुत आसान है इनकी। इसके अंदर अगर पूछ लिया, एसडी विचलन पूछ लिया उसने, मानक विचलन, तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, और आपका 1 घंटा खत्म कर दे। तो समझदारी ये कहती है 20 नंबर खोने की जगह 15 नंबर पाए जाए, मेरी अपनी। बाकी आप लोग क्या कहते हैं ये बताएं। मनोज जी आप क्या कहते हैं? ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नहीं, बहुत ही बढ़िया है, ये अच्छा है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस पेपर में 93 के लगभग नंबर थे, और मैंने न्यूमेरिकल सोल्व नहीं किया था। मुझे पता था या तो 20 गए या आए। तो ये एक समझदारी है, क्योंकि इसमें 8 तरह के न्यूमेरिकल करने होंगे, उनमें से एक आएगा। अगर वो टफ पूछ लेता है, क्योंकि आपने अभी पेपर सोल्व किए होंगे, वो आसान पेपर नहीं थे। ये तो मनोज जी की मेहनत है कि उसको आप आसानी से कर पाए। उसमें लिखने को इतना सारा होगा कि पूरी राम कहानी लिखनी पड़ी होगी आप सब लोगों को। आपके हाथ हाथ वगैरह सब दर्द कर गए होंगे। तो इसको आसान मत समझना, क्योंकि थ्योरी ही इतनी आएगी कि वो आपकी 2.5 घंटे में